इस्लामियात रखेंगे कि इंशाल्लाह हम ये चीज़ें कवर आउट करें, और फिर इस्लामियात के जो एक आध 2-3-4 लेक्चर्स के बाद फिर हम पाकिस्तान अफेयर के जो प्री पार्टीशन के जो एरा हैं, तो वो इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो आज हमारे पास जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में है कि स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्या है। अच्छा देखें, अब इस टॉपिक की जो है बड़ी रेलेवेंस है। इस टॉपिक का एक रुख नहीं है। आज देखें, आप इससे तो एक बात ये सीखेंगे। अच्छा, ये मैं इस टॉपिक को ज़रा आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताऊं। अच्छा, एक तो आप फ्लास सीखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं। ये स्लाइड मैंने अगली सीरीज रखी हुई है कि जो कुछ हमने किया हुआ है हम उसको थोड़ा बहुत दोबारा डिस्कस कर लें, कि आप लोगों के जो ब्रेन, आई होप सो, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग है नहीं, नोट्स प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो वॉश हो चुके होंगे, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। तो स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखें, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल करंट अफेयर में या पाकिस्तान में या कोई ऐसे आपका टॉपिक हो पब्लिक गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे आपको इशू आ जाए या आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक स्टेट है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के क्या फॉल्ट हैं, क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो आप उसमें भी ये क्वेश्चन या ये जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आप उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये हेडर्स आप उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको आ जाए कि पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान क्या हैं, ठीक हो गया, तो उसमें भी आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान क्या हैं, तो उसमें भी आप ये पुट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, और मैंने मोस्टली स्टार्ट से ही ऐसे टॉपिक्स आपको कराने की कोशिश की है जिनकी डायमेंशंस आपके पास ज़्यादा हों, जहां आपको बहस कर सकें, आप अपना क्वेश्चंस अधूरा ना छोड़ के आए, आप उसको कुछ ना कुछ दे के आए, उसको कुछ ना कुछ बता के आए कि मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। और वो दो टॉपिक जो हम करेंगे वो क्या है, एक है ओवर डेवलप्ड, यहाँ से ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर, स्टेट का स्ट्रक्चर, और एक है हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट का स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज़ें आपकी जो हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अच्छा, तो अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं वो हमने डोमेस्टिक के टॉपिक्स कुछ किए हैं, और उन डोमेस्टिक के टॉपिक्स में हमने क्या क्या किया है, तो वो हमने पहले देखें टर्मिनोलॉजीज की थी। टर्मिनोलॉजीज का बेसिक जो पर्पस था वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना था, आप लोगों को राह रास्त पे लेकर आना था कि ये चीज़ है, करंट अफेयर किसको कहते हैं, इसमें टॉपिक्स आपके डोमेस्टिक वाइल के आ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू के आ सकते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास न्यूज़ में इस्तेमाल होती हैं, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, और उनके क्या मीनिंग्स हैं, वो हमने किए थे। फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जैसे कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें थी, जैसे सर्कुलर डेप्थ था, यहाँ पे है वो सर्कुलर डेप्थ था, ये चीज़ें थी। तो ये सारी हमने क्या की थी, डिस्कस की थी पाकिस्तान में। जो फिर हमने देखा था कि इंपोर्ट्स के इश्यूज जो है पाकिस्तान में, इंपोर्ट पाकिस्तान की जो है वो क्या है, ज़्यादा है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है वो कम है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी इकोनॉमिक्स में। ठीक हो गया। फिर हमने उसके बाद टॉपिक देखे थे कि पाकिस्तान में जो है वो फिर इस इकोनॉमिक के कोई हल हैं या कोई सॉल्यूशंस हैं, तो हम क्या देंगे। तो उसमें हमने देखे थे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सोल्यूशन को आपने अपने सामने रख के कि यार पाकिस्तान जो है लेसन्स लर्न कर सकता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंट्रीज़ से। उसमें हमने चाइना की देखी थी कि चाइना में किस तरह मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है वो पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है, चिली के पास कैसे फिशिंग का सिस्टम है पाकिस्तान वो अडॉप्ट कर सकता है, बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल है जो कि पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, कैसे पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। जर्मनी ने वोकेशनल ट्रेनिंग की थी अपनी एजुमास को, अपने पीपल्स को, अपने इंडिविजुअल्स को लर्न एजुकेट करवा के उनको हुनरमंदी करवाई थी, तो वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान वो भी कर सकता है। या जर्मनी में दूसरा काम हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोल्ड वॉर में जर्मनी हाफ डिवाइड हुआ था, तो ईस्ट वालों ने वेस्ट वालों ने ईस्ट वालों की मदद की थी। तो इस तरह पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज जैसे केपी और बलूचिस्तान डेवलप नहीं है, तो पंजाब वाले पीपल ये अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसमें हमने साउथ अफ्रीका के रिसोर्सेज की बात की थी कि पाकिस्तान वहाँ से डेवलप कर सकता है। फ्रांस के ऑस्टेरिटी मर्जर्स, हमारे
जो गवर्नमेंट के राय हैं वो फ्रांस से हमारे पास उन्होंने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के अपने जो खर्चे हैं कैसे उनको काबू करके अपने स्टेट को बैलेंस कर सकें, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पाकिस्तान को बैलेंस करने में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास हमने ग्लोबलाइजेशन की इन्फ्लेशन की बात की थी कि क्या पाकिस्तान में ही सिर्फ इन्फ्लेशन है या नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में है। तो इसमें हमने ओवरऑल वर्ल्ड में जो रीजंस देखी थी कि कैसे कोविड की वजह से, कैसे हमारे पास यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से कैसे हमारे पास इन्फ्लेशन हुई, और ये इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ग्लोबलाइजेशन पूरी ग्लोब में 4% तक इन्फ्लेशन हमारे पास हुई थी। ठीक हो गया। फिर हमने उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक्स किए थे कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किसे किथे सॉरी किसे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में कब से स्टार्ट हुई, उसके प्रोस क्या थे, उसके कॉन्स क्या थे, ये चीज़ें हमने और हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन हमने देखी थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 15% कामयाब थी, 44% जो थी वो तकरीबन नाकामी थी पाकिस्तान में, ये प्राइवेटाइजेशन वाला टॉपिक। फिर हमने ब्लू इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान में देखे थे कि ब्लू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान सी रूट्स, ट्रेड, कोस्टल एरिया के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकता है। पोटेंशियल पाकिस्तान के पास 100 बिलियन का है, टारगेट हमारे पास 10 बिलियन का है। पाकिस्तान आजकल 500 मिलियन कमा रहा है। ये इसमें फ़िशिंग आ जाती है आपकी, कोस्टल एरिया में आपके टूरिज़्म आपका आ जाता है। और पाकिस्तान के फिर हमने देखा था कि इश्यूज़ क्या है कि यहाँ की तरफ से हमारे पास क्रीक है, इंडिया के साथ इश्यूज़ हैं, एक तरफ से अफ़गानिस्तान के साथ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जितने भी कोस्टल लाइन्स हैं वो हमारे फ़ौजियों ने एक पकड़ी हुई हैं ताकि दुश्मन जो मुल्क हैं वो हमला ना कर सके। तो ये हमने ब्लू इकोनॉमिक में सीखा था। ठीक हो गया। फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में हमने इकोनॉमी के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमने दिए थे, जिसमें हमने ट्रेड को कंट्रोल करने की ज़्यादा करने की बात की थी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। सर्कुलर डेब्ट की बात हमने पढ़ी थी। ठीक हो गया। तो ये सारे 20, 22, 25 टॉपिक्स थे जो कि हमने करंट अफेयर्स के पढ़े थे। उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक मुझे याद है, ग्लोबल गवर्नेंस के इश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, क्या थी वो, करप्शन थी, अकाउंटेबिलिटी का इश्यू था, पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉलिटिक्स में इतना एक्सपोज नहीं है, और इम्पोर्ट के इश्यूज थे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले डोमेस्टिक टॉपिक में 20-22 टॉपिक्स हम इससे पहले कर चुके हैं ठीक ठाक तरीके से। सही हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और इश्यूज की तरफ है कि बेसिकली जो पाकिस्तान में अच्छा, आपको बिफोर उसके क्या आपको ये सारी चीज़ें याद है ना, आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी ना इन चीज़ों की? ऑल क्लियर है ना? ठीक है जी। मारूख आपने कुछ नहीं कहा, फातिमा आपने भी कोई कमेंट नहीं किया। कोई इश्यूज है तो आप मुझे बताएं। आपको ये नहीं है कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मैं आप सबको साथ लेके चलूंगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, फातिमा को भी नो इशू है। मारूख आपने कोई रिकॉर्डिंग लगा के गायब तो नहीं हुई? अच्छा चलिए ठीक है। ओके। तो आज हम देखें, अब हम मैं लिंक करता हूँ आज का जो टॉपिक है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने क्या क्या है कि वो है स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक हो गया। स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग दैट, बिफोर हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि हम ये टॉपिक, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये टॉपिक करना क्यों है। तो बेसिक रीज़न इस टॉपिक करने की ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो भी हमारे पास हैं हमें। ठीक हो गया। तो अब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ बेसिकली पाकिस्तान के हैं क्यों? ये क्यों पाकिस्तान के, और स्टेट्स भी हैं बिल्कुल उनमें भी ये इश्यूज होंगे, लेकिन पाकिस्तान के ये इश्यूज जो हैं वो पहले दिन से सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या क्या हो सकता है? तो वो हमारे पास मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखें हम घर बनाते हैं ना, तो घर में देखें आप तो लड़कियां हैं, आप लोगों को खैर इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, लड़कों को होता है। तो जब घर बनते हैं तो उसमें सबसे पहले पिलर्स खड़े किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स पे हमारे पास बेसमेंट, अगर ये बेसमेंट है फॉर एग्जांपल नीचे, तो फिर एक छत बनाई जाती है, फिर पिलर्स बनाए जाते हैं, फिर उस पर दूसरी छत बनाई जाती है, फिर पिलर्स बना के उस पर तीसरी छत बनाई। तो बेसिक जो पिलर्स होते हैं हमारे पास वो घर में,
वो जो घर का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ठीक इसीलिए ही नहीं हो रहे कि पाकिस्तान का जो मेजर हमारे पास कंसर्न है, जो मेजर इशू है, वो इन्हीं पिलर्स का है। पाकिस्तान के जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वही हमारे पास खराब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसके जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। ठीक है ना? किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया और एक नई स्टूडेंट है ये ना। ओके, अच्छा, नहीं है जी। तो पाकिस्तान का जो इशू है वो ही बात है, क्या क्या है, पाकिस्तान का जो बेसिक इशू है वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स का इशू है। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी ठीक नहीं हो पा रही और पॉलिटिक्स है वो भी नहीं ठीक हो रही। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग दैट हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टेट का जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, एक पूरी स्टेट है हमारे पास, वो किस चीज़ से बनी होती है, वो फॉलोइंग थिंग्स से बनी होती है जो आपको नजर आ रही है सामने। उसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पार्टीज। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस है कौन सी, 3-4 मेजर पार्टीज हैं, आपको पता है। केपी में पीटीआई, पंजाब में पीएमएलएन और सिंध और बलूचिस्तान वगैरह में मोस्टली हमारे पास आपको देखते हैं पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल पार्टी। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी भी है और जेयूआई भी है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल, लेकिन जो मेजोरिटी सीट्स और गवर्नमेंट में आने वाली पार्टीज है वो ये हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं आपके पास, इनमें बैंकिंग हो गई, इनमें हमारे पास जो कारोबार करने वाले डिफरेंट हमारे पास रीजन्स आते हैं या डिफरेंट और ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि आपकी आर्मी आ गई इसमें, या आपके सिक्योरिटी वाले फोर्सेस आते हैं वो भी इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं, या आपके जितने भी कारोबारी बिजनेस पीपल्स होते हैं वो आपके इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपकी सिविल सोसाइटी, जो आपके आम लोग, जो हम आम शहरी हैं, ये हमारे पास बना के एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास और क्या होते हैं, हमारे पास उसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम होता है और रूल्स होते हैं कि इलेक्शंस होगा, इलेक्शन के मुताबिक हमारे पास हमारे वज़रा आएंगे और वो हमें रूल करेंगे, और उनके अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि कौन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होते हैं, लॉ मेकिंग का तरीका होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जो पब्लिक एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे नौकर होते हैं। अब ये हमारे होते नौकर हैं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन कल को जब हम नौकरी लग जाती है तो हम बन क्या जाते हैं, हम अफसर बन जाते हैं। तो ये चीज़, ये अफसरी वाली लाइन देन है, ये पाकिस्तान को ले डूबी है। अफसरी में आप फिर 10 रुपए की जगह 100 रुपए लगाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बल्कि आजकल तो 100 की जगह 1000 लगा रहे हैं। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्जों में और इकोनॉमिक में डूब चुका है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो और मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी मिलिट्री, आपकी पुलिस और आपकी इंटेलिजेंस। तो ये सारा एज अ होल हमारे पास एक स्टेट स्ट्रक्चर को या मुल्क को बनाने के लिए, चलाने के लिए ये ग्रुप्स हमारे पास जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें इंटरेस्ट ग्रुप में आपने जो सबसे सबसे जो मेजर चीज़ें आपने याद करनी है, वो आपने 3 चीज़ें याद करनी है जो आपको पूरी सियासत जर्नी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो आपके लिए आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरी आपके लिए लेजिस्लेचर और तीसरा आपका जुडिशरी। इन टर्म्स से आप बिल्कुल खफा ना हो, मैं आपको ये ईजी करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। कभी कभी जो बड़ी टर्म्स होती हैं बच्चा उससे क्या कहते हैं, फेड अप हो जाता है और वो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं आपको ईजी करके दिखाता हूँ। देखिए, एग्जीक्यूटिव में आपके लिए क्या है, आपकी पुलिस, आपकी आर्मी, ये ग्रुप आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक हो गया। ये ग्रुप आपका और आपकी ब्यूरोक्रेसी। ठीक हो गया। ये तीनों ग्रुप आपके क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब मैं आपको जब भी एग्जीक्यूटिव का बात करूंगा, आप इसका ई अपने दिमाग में घुसा लें। जब भी आपको एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा, इसमें आपकी पुलिस आएगी, इसमें आपकी आर्मी आएगी और इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आएगी, जो कि सर आप कह सकते हैं आपके नौकर हैं, या हमारे नौकर हैं, या स्टेट के नौकर हैं। ये तीनों नौकर हैं। एक का काम है चौकीदारी करना, दूसरे का काम है चौकीदारी करना, तीसरे का काम हमारे लिए हमारे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना। स्टेट के बच्चों को इश्यूज को, इंडिविजुअल्स को कोई प्रॉब्लम आएगा, उनको ब्यूरोक्रेट के उनको सोल्यूशन पैदा करके दें, उनको सॉल्व करके दें। इनका काम है बॉर्डर संभालना और इनका काम है अंदर अंदर की सरहदें संभालना। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैं आपको लेजिस्लेचर की बात करूंगा तो ये आ गए कानून साज, कानून बनाने वाले। तो ये कौन है आपके,
ये हैं आपके वज़रा जो आप इलेक्ट करते हैं थ्रू नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये आके आपके लेजिस्लेचर, और इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है, जैसे इनका बेसिक फंक्शन है सिक्योरिटी, और आपको लॉ एंड ऑर्डर देना, और आपको सिक्योरिटी देना, और आपको संभालना। तो इनका क्या काम है लेजिस्लेचर वालों का? इनका बेसिक काम है आपकी कानून साजी करना। ये आपको रूल जितने भी हम फॉलो करते हैं, आपको पता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं डिस्ट्रॉय करनी, ये किसने बनाया है? ये लेजिस्लेशन ने बनाया है। आपने इलेक्शंस में वोट करने हैं, आपने अपने मुल्क को ख्याल से रखना है, आपने पुलिस को की माननी है, आपने आर्मी की माननी है, आपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ना नहीं है, आपने जो कुछ जो कानून आप फॉलो करते हैं वो क्या है? वो आपका कानून किसने बनाए हुए? आपके जो वज़रा हैं, आपके जो MP हैं, आपके MNA हैं, वो आपका लेजिस्लेचर है। बस ये आपने याद आसान आसान बात करनी है। और तीसरा पिलर स्टेट का है जुडिशरी, जो कौन हो गए? आपके वकील। आपके वकील, जो जितने भी वकील आपके होते हैं वो आपके क्या हो गए? जुडिशरी के। तो ये 3 पिलर्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना सिर्फ एज अ CS स्टूडेंट, बल्कि आपको एक आम पढ़े लिखे इंसान होने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एक कानून या एक स्टेट हमारे पास कौन चलाता है? वो 3 चीज़ें, 3 लोग चलाते हैं। एग्जीक्यूटिव वाले चलाते हैं, लेजिस्लेटिव चलाते हैं, और जुडिशरी चलाती है आपकी। ठीक हो गया? एग्जीक्यूटिव में आपकी पुलिस, आपकी आर्मी, आपकी ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेटिव पे आपके MPA और MNAs, और जुडिशरी आपकी आपके जज वगैरह। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आपका काम है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर से हमारे पास कौन आते हैं? फिर आपके वज़ीर आज़म, और वो नहीं सॉरी वज़रा आते हैं। तो वज़रा में हमारे पास MPA MNA, जो नेशनल गवर्नमेंट से जीतता है वो MPA होता है, MPA, और MNA होता है, और लोकल गवर्नमेंट से जो जीत के आता है वो MPA होता है। और यहाँ से जो यूनियन काउंसिल्स वाले आपके आते हैं, आपकी हर बंदे का अपने इलाका में अपनी उसकी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो कि आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो आपके बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो आपके इलाके की जो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, डेथ सर्टिफिकेट्स बनाती हैं, वो काम इनका है। ठीक हो गया? इसकी 342 सीट्स हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान की, जो कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, और ये इलेक्ट होके आते हैं। जो मेजोरिटी में होता है वो आके गवर्नमेंट बनाता है, वो आके रूल करता है अगले 5 साल के लिए। और ये हर स्टेट के अपने 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 प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपने अपने MPA होते हैं। ये डिपेंड करते हैं अपने जितने भी तहसीलें हैं, जितने भी ज़िले हैं, उनके अपने अपने MPA होते हैं। ठीक हो गया? तो ये बेसिक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं इसको आपको लेके कंटिन्यू करता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि आपका टॉपिक अगर डेमोक्रेसी पे आ जाए तो भी आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्टेट स्ट्रक्चर को। अगर आपका टॉपिक इकोनॉमिक पे आ जाए, अगर आपका टॉपिक पॉलिटिक्स पे आ जाए, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो वो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसमें आपको टाइप ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5-6 चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से आप ये जो थ्योरीज़ हैं, ये फिर आपको टॉपिक से इधर-उधर ले जाएँगे। ठीक हो गया? इसलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए इससे हटता हूँ। जो मेन बात है मैं आपको करके फिर आपको मैं बताऊँगा कि स्टेट कैपेसिटी थ्योरी किसे कहते हैं, ये रेंटेड थ्योरी किसे कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक हो गया? वो आपको समझ आ जाएँगी। लेकिन अगर अब मैं यहाँ से हट गया तो आप टॉपिक से हट जाएँगे। ठीक हो गया? फिर आपको समझ नहीं आएगी कि सर ने आज पढ़ाया क्या है। तो ये बातें आपको समझ आ गई हैं ना बेसिक, कि पाकिस्तान या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टेट है, उसके जो हमारे पास वो कौन-कौन से पिलर्स हैं, वो किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, उसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशंस किस कौन-कौन से मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उनके पर्पसेस क्या हैं। ठीक हो गए? उसमें पार्टीज़ होती हैं। ठीक हो गया? इलेक्टोरल रूल्स एंड मैकेनिज्म होते हैं, और ये रूल्स एंड लॉ किसने बनाए होते हैं? फिर हमने देखा कि ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि 3 पिलर हैं, स्टेट के 3 पिलर हैं, ये 3 पिलर्स हैं हमारे पास, जिनका काम हमारे पास स्टेट को चलाना है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा आपको। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूरी है, हमारे टॉपिक के साथ ही लिंक्ड है, इसीलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? तो वो क्या है? यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट किसे कहते हैं आप याद रखें। यूनिटरी, देखिए जैसे कि यूनि से पता लग रहा है, यूनि हमेशा 1 के लिए यूज़ होता है, या हाँ 1 के लिए यूज़ होता है, या सेंट्रलाइज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया? सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट। तो यूनिटरी स्टेट उस स्टेट को कहते हैं कि जिस स्टेट के सारे पावर उसके कैपिटल के पास हों। सिंपल चीज क्या है? यूनिटरी स्टेट किसको कहते हैं? यूनिटरी स्टेट उसको कहते हैं जिस स्टेट के सारे पावर उसके
सेंटर के पास हों। मतलब अगर पाकिस्तान के सारे पावर इस्लामाबाद के पास होते तो पाकिस्तान क्या होता, एक यूनिटी स्टेट होता। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यूनिटी स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? वो पाकिस्तान जो है वो फेडरल स्टेट है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यूनिटी स्टेट किसे कहते हैं? कि जिसके सारे पावर उसके सेंटर के पास हो, वो यूनिटी स्टेट होता है। हमारे पास एग्जांपल है फ्रांस की। फ्रांस यूनिटी स्टेट है। फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, और जितना कुछ भी होता है, जितने भी काम होते हैं वो पेरिस से होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के साथ क्या सिस्टम है। पाकिस्तान है एक फेडरल स्टेट। कायदे आज़म की तकरीरों में आपने सुना होगा, पाक स्टडीज में आपके पाकिस्तान में फेडरलिज्म है, फेडरल 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 है, फेडरल। इसका मतलब यह है, जो फेडरल स्टेट होती है, नंबर 2 पे आता है, जो फेडरल स्टेट होती है उसमें पावर क्या होता है, उसमें डिवाइड होता है। पावर डिवाइड किस में होता है? सेंटर में और प्रोविंसेस में। ठीक हो गया। प्रोविंस के अपने अख्तियारात होते हैं। प्रोविंस अपना बजट खुद बनाता है, अपने ऑर्डर्स, अपने काम खुद करता है। फेडरल स्टेट में पावर डिवाइड होता है और प्रोविंस अपने काम खुद करता है, और कुछ पावर्स जो होते हैं, कुछ पावर्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टेट के सेंटर के पास होते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद, मैंने आपको कहा हमारा कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। तो फेडरल स्टेट में पावर क्या होती है? डिवाइड होती है। यूनिटी स्टेट में पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास, कैपिटल के पास होते हैं। ठीक हो गया। और पाकिस्तान के केस में इस्लामाबाद के पास कौन से पावर है? इस्लामाबाद के पास इकोनॉमिक पावर्स हैं। मतलब जो आपकी इकोनॉमी है वो ये यहाँ से डिसाइड होती है। आपके फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स, आपके जो एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, या जो आपके ताल्लुकात हैं बाहर किसके साथ, पूरी दुनिया के साथ, वो इस्लामाबाद से, ब्यूरोक्रेट्स से वहाँ आते ही हैं, और वहाँ से ही आपके ताल्लुकात सेंटर होते हैं। आपकी इकोनॉमिक वहाँ से सेंटर होती है, और आपके थोड़े बहुत और पावर्स जो हैं, मेजर 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 मेजर, वो यहाँ से, फॉर एग्जांपल रेलवेज का कोई सिस्टम है वो यहाँ से सेंटर होता है। ये फॉरेन अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इकोनॉमिक आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि इस्लामाबाद से टैकल होता है। बाकी जितना भी डिवाइडेड है, चाहे वो बजट है, वो हर प्रोविंस का अपना जो बजट है, केपी का अपना है, पंजाब का अपना है, फॉर एग्जांपल। हाँ, काम जो है वो सेंटर अपना करते, सेंटर अपने काम करता है, प्रोविंस अपने काम करता है। ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं हमारे पास फेडरल सिस्टम, जिसमें पूरे मुल्क में जितने भी प्रोविंसेस हैं और सेंटर में पावर्स डिवाइड हो, उसे कहते हैं फेडरल स्टेट। और तीसरा हमारे पास कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन, यूरोपियन हिस्ट्री वाले स्टूडेंट, यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री वाले, या जितने भी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कॉन्फेडरेशन का क्या मतलब है। कॉन्फेडरेशन का मतलब है एक मुल्क छोटे 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 पीसेस में डिवाइड हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे जर्मनी हुआ था 200 से ज़्यादा कॉन्फेडरेशन में, रीजन स्टेट्स में, बहुत से कॉन्फेडरेशन में। ठीक हो गया। तो इसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं, और इनका आपस में अलायंस होता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं, और इनका पावर आपस में डिवाइड होता है। आजकल की अगर आप एग्जांपल दें तो यूरोपियन यूनियन आपके पास एग्जांपल है। यूरोपियन यूनियन में पूरा यूरोप कनेक्ट है। इसमें 28 कंट्रीज हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर में कह रहा हूँ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इस्टोनिया। अभी जो यूक्रेन का जो इशू चल रहा है वो भी इसी वजह से चल रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपस में लिंक्ड है। ये पूरा एक यूरोपियन यूनियन, एक कॉन्फेडरेशन ऐसे बना हुआ है कि इनके, जैसे हम हम पेशावर से लाहौर जाते हैं ना, पेशावर से लाहौर जाते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। हम लाहौर से कराची जाते हैं, कोई इशू नहीं है। हम कराची से सिंध जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह यूरोप में क्या होता है, यूरोप में आप फ्रांस से इटली गए, कोई इशू नहीं, जर्मनी गए, कोई इशू नहीं, मतलब गाड़ी में आप ट्रेवल कर सकते हैं। एक दिन में आप 5-5, 6-6 मुल्क जा सकते हैं। इटली नीचे गए, कोई मसला नहीं, स्विट्जरलैंड गए, कोई मसला नहीं, पोलैंड चले गए, कोई मसला नहीं, बेल्जियम चले गए, कोई इशू नहीं। तो ये सारी स्टेट्स आपस में कनेक्ट हैं, और इनके सारे कारोबार इकट्ठे हैं। इनकी इकॉनमी जो है वो पाउंड होती है, एक ही इकॉनमी है, पाउंड है। तो जब एक स्टेट या मुख्तलिफ स्टेट छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हों, उनके अपने पावर्स हों, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उन्हें कहते हैं कॉन्फेडरेशन। जब एक स्टेट में हमारे पास डिवाइडिंग पावर हो, मतलब सेंटर और प्रोविंस के अपने अपने इख्तियारात हों, उसे कहते हैं फेडरल स्टेट। और जब एक स्टेट हमारे पास का सब कुछ उसके प्रोविंस के पास हो, उसे कहते हैं यूनिटरी स्टेट, और उसकी एग्जांपल है फ्रांस। आई होप कि जो स्टेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे।
आपको क्लियर है ना चीजें, कोई इश्यूज तो नहीं है ना? अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको कहा था ये थोड़ी बहुत थ्योरीज हैं, छोटी छोटी थ्योरीज हैं, ये मैंने ऐड इसलिए की हैं एक्चुअली कि कभी कभी आपका पब्लिक ऐड का पेपर है, कभी कभी आपका कोई पेपर भी हो सकता है, करंट अफेयर का पेपर है, अगर आप पीएमएस दे रहे हैं पंजाब से या केपी से, तो कभी कभी एग्जामिनर को कोई चुल होती है, वो आपको पहला टर्म में आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, आपने उसने आपको सारा ये दिया होगा कि स्टेट स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के इशू क्या है या पाकिस्तान में पॉलिटिकल इशू क्या है, लेकिन उससे पहले उसने आपसे पूछा होगा कि स्टेट कैपेसिटी किसे कहते हैं, या स्टेट कैपेसिटी थ्योरी किसे कहते हैं, या रेंटियर थ्योरी किसे कहते हैं, या ये पैट्रिमोनियल थ्योरी किसे कहते हैं, या डिपेंडेंसी थ्योरी किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन दे के आगे वो पूछ लेगा आपसे स्टेट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक, तो ये हिस्सा आपको क्वेश्चन का आ रहा होगा। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है आपको, जो आपने उससे आपने उसने आप उससे आपने इन थ्योरीज के बारे में पूछा होगा, वो आपको नहीं होगा, और ये सारा 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन वो आपका मसला बन जाएगा। तो इसलिए चीजें मैंने ऐड की हैं कि चाहे किसी चीज का पेपर हो, अगर आपको ऐसे टर्म्स यूज किए हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को, आईआर का कोई स्टूडेंट है किसने पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किसे कहते हैं, ठीक हो गया। आईआर के बच्चे को पता होगा डिपेंडेंसी थ्योरी किसे कहते हैं, ठीक हो गया। और पॉलिटिकल साइंस वालों को ये रेंटियर थ्योरी सब कुछ पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऐड करना जरूरी है कि आपको वही बात है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। तो ये हम फिर थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। मेन जो हमारे पास दो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किए, 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। पाकिस्तान के पिलर, जिसमें हमने बात की एग्जेक्टिव की, जुडिशरी की, लेजिस्लेचर की, ये पूरा स्टेट स्ट्रक्चर है। ये पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं, इन पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान इन पे खड़ा हुआ है, ठीक हो गया ये। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, ठीक हो गया, जिसके पावर डिवाइड है सेंटर और प्रोविंस में, ठीक हो गया। कुछ पावर, मेजर पावर जो है वो सेंटर के पास हैं, बाकी जो है प्रोविंसेस को अपने पावर मिले हुए हैं, ठीक हो गया। अब देखें, अब इशू क्या है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक का जो इशू है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो इशू है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी का इशू है, वो ये लाइक करता है यहाँ पे। पाकिस्तान का जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, जो पिलर्स हैं, वो है ओवर डेवलप। पहला क्या है, ओवर डेवलप। अब ओवर डेवलप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास किसने दिया था, वो हमारे पास पाकिस्तान का एक बेहतरीन सा ऑथर है, हमजा अलवी। पूरी दुनिया को इसने एक्सपोज करवाया था कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर है, या ये जो टर्म क्वाइन किया था, वो इस हमजा अलवी ने किया था। बेहतरीन ऑथर है हमारे पास, तो उन्होंने हमारे पास ये टर्म किया था। अब उन्होंने हमारे पास इसमें क्या बताया, उन्होंने इसमें बताया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उसमें जो ओवर डेवलप थ्योरी है या ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर है, वो आपको ये बताता है कि पाकिस्तान का जो एग्जेक्टिव वाला पोर्शन है ना, एग्जेक्टिव वाला पोर्शन, वो हावी है, वो हावी है, वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर और लेजिस्लेटिव के ऊपर। मतलब जो काम जुडिशरी का है और जो काम लेजिस्लेटर का है, वो एग्जेक्टिव करवा रहा है, जोर पे, जबरदस्ती, लिंक के थ्रू, पावर के थ्रू, जैसे भी हो, वो कौन करा रहा है, एग्जेक्टिव करा रहा है। अब मैंने आपको बताया था, आपका थोड़ा सा मैं टेस्ट लेता हूँ कि आप इधर होशियार होके बैठे हैं कि नहीं। अब मैंने एग्जेक्टिव में आपको 3 ग्रुप्स बताए थे, और 3 ग्रुप्स किसी को पता है कौन कौन से हैं? जल्दी 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 जल्दी। एक पुलिस है, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी। एक ब्यूरोक्रेसी, एक आर्मी, खदीजा पुलिस। ने बताया है, और एक पुलिस, बिल्कुल। तो ये 3 ग्रुप हमारे पास जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ये 3 ग्रुप आपके पास मिलकर बनाते हैं आर्मी। आप जरा सोचें, क्या जो बात मैंने आपको की कि ये वाला ग्रुप इन तीनों पर, इन दोनों पर हावी है, तो मैं सच कह रहा हूँ, आर्मी, आपकी आर्मी हावी है जुडिशरी पे और लेजिस्लेटिव पे? यस सर। बिल्कुल हावी है। अब देखें, आपकी पुलिस, आप देखते हैं इंटरनल मैटर्स में आपकी पुलिस कितने बड़े बड़े काम रोक लेती है। ये कानून साजी, लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाते हैं, पुलिस आपका वो काम खराब कर देती है कि नहीं कर सकती, कर देती है।
और इसके बाद तीसरी ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए तो मैं भी भाग रहा हूँ और आप भी भाग रहे हैं। अटेम्प्ट्स मैंने भी दिए हैं और इंशाल्लाह आप भी देना चाह रही होंगी। मैंने आपको कहा ना कि हम नौकर, अगर लगे तो हम नौकर होंगे, लेकिन हम खुद को ऑफिसर्स बना देते हैं। तो हम पूरा पाकिस्तान फिर अपने बाप का समझते हैं, तो जिसकी वजह से सारा काम खराब हो जाता है। पब्लिक नौकर है ब्यूरोक्रेट। लेकिन क्या हो रहा है कि ये इशारों पे नाच रहा है आर्मी के, या ये इशारों पे नाच रहा है जुडिशरी के, या ये वो वाले काम करता है ब्यूरोक्रेट जो कि इसको फायदा देते हैं, जो कि एमपीए एमएनए के साथ मिलकर ऐसे काम, ऐसी चीज़ें पास करता है जिसमें इसको फ़ायदा है। वो वाले प्रोजेक्ट्स ये अलाउ करते हैं जिनमें इनकी दिहाड़ी मजदूरी है, अरबों रुपए की करप्शन ये कर सकें। ये रेड टेपिज्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म वो काम, मतलब कि उसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे पास रेड टेपिज्म करती है कि अगर कोई काम, फॉर एग्जांपल कोई काम सबके लिए अच्छा है, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन इनको इससे फायदा नहीं हो रहा, तो वो इस चीज़ के प्रोसेस में इतना लंबा कर देते हैं, उस प्रोसेस को इतना लंबा कर देते हैं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को, कि वो काम होने से रहा, वो काम फेल हो जाता है। तो ये रेड टेपिज्म वाला काम कर लेते हैं। ठीक हो गया। और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस तो आपको पता है, आर्मी वाला, कि मिलिट्री का कितना इन्फ्लुएंस है आप पर। आजकल तो आप कोई भी हेड निकाल लें, किसी चीज़ का भी, नादरा का, आपके एजुकेशन का, आपके हेल्थ का, आपके जो आप जिस तरफ जाए, आप अगर उसके हेड का नाम देखें तो वो कोई जनरल, रिटायर्ड जनरल होगा या कोई मेजर होगा। तो इससे क्या क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि जो जुडिशरी का काम है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, जो लेजिस्लेटिव का काम है कानून साजी करना, वो नहीं कर सकती। क्यों पे इन पर ये तीन ग्रुप्स, पुलिस, आर्मी और ब्यूरोक्रेट हावी हैं, जिसकी वजह से आपका जो इशू है वो आपका ख़राब है, आपका स्टेट का इशू ख़राब है। अच्छा, अब मज़े की बात देखिए, जब ओवर डेवलप्ड स्टेट का स्ट्रक्चर हो ना, जब किसी भी स्टेट को ये वाला इशू हो कि उसकी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस पे हो, उसकी आर्मी, उसकी ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट कर जाए, तो उसमें क्या इशू होता है आपको? उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। इकोनॉमिक इशू तो बनेंगे ही बनेंगे। जब आपकी पॉलिटिक्स देखें स्टेबल नहीं होगी ना, तो आपकी इकोनॉमिक, मैं मानता ही नहीं हूँ कि ठीक होगी। कैसे? वो मैं उसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब आपकी पॉलिटिकल, देखिए, अब मैं सरमायादार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अरबपति हूँ। अब देखिए, अब मैं किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, देखिए जो हम छोटे बिजनेसमैन, छोटी बातें पूछते हैं ना। अब मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो हम कहते हैं कि विद इन द स्टेट लोग काम करते हैं, लेकिन जब बंदा बहुत मालदार होता है तो वो आउटसाइड द स्टेट वर्क करता है। वो देखते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं अपने मुल्क के बाहर से क्या चीज़ें कमा के ला सकता हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं एक कंट्री ए में हमारे पास काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ की सियासत के रोले लगे हुए हैं। कभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी यहाँ पे जुलूस चल से निकल रहे हैं, कभी यहाँ एक को चोर कहा जा रहा है, कभी यहाँ पे दूसरे से चोर कहा जा रहा है। यहाँ इस स्टेट में कभी गवर्नमेंट स्टेबल हुई नहीं है। मतलब अभी तक पाकिस्तान में कभी भी किसी ने 5 साल गवर्नमेंट नहीं की। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की हुई है नवाज शरीफ ने, 4 साढ़े 4 साल, 2018 में उसको गिरा दिया, उसके स्टेट को। इमरान खान ने 3.5 साल। 1970 में पहला इलेक्शन हुआ था। भुट्टो आपके पहले लीडर थे। भुट्टो आपके पहले लीडर थे, किसके? आपके जो पब्लिक लीडर थे। उससे पहले तो आपकी सारी आर्मी थी ना। तो भुट्टो आपके पहले लीडर थे। भुट्टो से लेके आज दोबारा शहबाज शरीफ तक किसी ने भी 5 साल गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं की। ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उसके बेसिस इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपके जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको पूरा होने नहीं दे सकती। तो जब किसी स्टेट में, मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, कि जब किसी स्टेट में स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं होगी, यहाँ पे कैओस होगा, यहाँ पे मारो मारी होगी, तो क्या कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? अब यहाँ पे मारा मारी हो रही है, और एक दुबई स्टेट है जो कि पीसफुल है, या कोई और नेम अ पीसफुल कंट्री जो कि बिल्कुल अमन से चल रहा है, जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेगा? वो पाकिस्तान में क्यों करेगा? पागल है, पागल कुत्ते ने उसे काटा हुआ है।
तो वो पीसफुल जगह पे कारोबार करेगा जहाँ पे उसको पैसा सेफ हो। तो इस वजह से आपके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो जब भी आपको पॉलिटिकल के सवाल आए, डेमोक्रेसी पे के सवाल आए, तो डेमोक्रेसी तो हर्ट हो गई ना। अब डेमोक्रेसी कैसे हर्ट हो गई? डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि आपने पीसफुल रूल करना है, आपने जो पीपल आपने चूज किए हुए हैं, जो पब्लिक ने पीपल चूज किया हुआ है, पीपल को इलेक्ट किया हुआ है, वो हमारे पास गवर्नमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो पीछे से बूट साहब जो ऑर्डर करते हैं वो हो रहा होता है। आपने देखा ये जो अभी इलेक्शंस हुए, पीटीआई पूरे मुल्क में 130 प्लस सीट्स लेकर गई थी। वो जो कि कंफर्म है, वो फॉर्म जो बात करते हैं हम, फॉर्म कौन सा होता है, सॉरी आई फॉरगॉट, Farm 45. फॉर्म 47 नहीं 47 फॉर्म 47 के मुताबिक जो कि एक्चुअल फॉर्म होता है, पीटीआई 130 प्लस सीट्स लेकर गई है। और फॉर्म 49 जो कि नहीं होता, एक्चुअलिटी भी बेस्ड ही नहीं करता, उसके मुताबिक नून लीग आज कॉर्नर पे है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जेक्टिव में आपकी आर्मी आती है। आपका एग्जेक्टिव नहीं चाहता था क्या कौन गवर्नमेंट में आए, आप नून लीग के साथ अलायंस ठीक था, ये आ गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा आपकी लोगों की जो मंशा थी, जो डेमोक्रेटिक था, वो डिस्ट्रॉय हुआ। पीपल, लाहौर जैसे स्टेट में, लाहौर जैसे सूबे में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। तो आप खुद ही सोचें, लाहौर के लोग डिसहार्ट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? बेशक लाहौर सबसे डेवलप्ड स्टेट है, बेशक वहाँ पे खर्चा अभी नून लीग सबसे ज़्यादा कर रही है, लेकिन इनके लोगों की मंशा तो उनको तो नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी भी तबाह हुई, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी तबाह, पॉलिटिक्स भी तबाह होती है, और आपकी इकोनॉमिक्स भी तबाह होती है। अब मैं आपको, ये हमजा अलवी जो बात करता है वो खुद से नहीं करता, वो खुद से नहीं करता, बल्कि वो आपको पूरे फेज पाकिस्तान की बताता है। देखें, पूरी फेज आपको बताता है कि कैसे एग्जेक्टिव ने पूरे पाकिस्तान पे रूल किया, कैसे एग्जेक्टिव ने डोमिनेंस दिखाई। 1947 से 1948 यहाँ पे याहिया खान और अयूब खान गवर्नमेंट में थे। याहिया खान और अयूब खान ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, जिसे कहते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की, एक टर्म यूज होता है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की। मैं आपको 20 कॉन्सेप्ट्स, 20 हेडर्स ऐसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि आपका अगर डेमोक्रेसी का सवाल आता है, आपका पॉलिटिक्स का सवाल आता है, आपका इकोनॉमिक का सवाल आता है, आप बेझिझक होकर उसमें पोर्ट्रे करें, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की बताता हूँ। मतलब कि जो मिलिट्री है उसके हेड्स और जो ब्यूरोक्रेसी है, इन दोनों ने आपस में दोस्ती करके रूल किया, और वो ये फेज था पाकिस्तान का नया फेज। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो पिलर्स थे एग्जेक्टिव ने वहाँ मजबूत किए। फिर उसके बाद रीज़न आता है, फेज आता है 58 से 71 का। यहाँ पे मिलिट्री डोमिनेट कर गया। आप देखते हैं यहाँ पे याहिया खान, इस्कंदर, सॉरी यहाँ पे इस्कंदर मिर्ज़ा था, इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान थे यहाँ पे याहिया खान था। ठीक हो गया। फिर आपका आया सेंट्रलाइज सिविलियन रूल, इसमें भुट्टो ने थोड़ी देर के लिए रूल किया, लेकिन उसको भी फांसी चला दिया गया। जब वो देखें बेसिक रीजन आप भुट्टो की फांसी का देखेंगे ना, तो आज इमरान खान जैसे जेल में पड़ा हुआ है ना, वो भी यही है कि वो आर्मी के साथ डील नहीं कर रहा। ये बात अपने पल्ले से बांध ले, अगर इमरान खान करप्ट होता तो इमरान खान आज पार्लियामेंट में होता। ये डायलॉग समझकर आप दिमाग में रख लें। मैं ना प्रो पीटीआई हूँ, ना प्रो नून लीग हूँ, या ना मैं प्रो पीपल्स पार्टी वाला हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी को, मैं 2 बार वोट मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इमरान खान चोर होता तो इमरान खान इन सब के साथ होता। सेफ है, शहबाज शरीफ सेफ है, जरदारी सेफ है, उसके बच्चे सेफ हैं, उनकी फैमिली सेफ है। इमरान खान एक घड़ी का इल्ज़ाम जिस पे है, एक तोहफे का जो इल्ज़ाम उस पे है, उस पे वो सारी उम्र जेल में गुजार सकता है। दिस इज़ अ लाई। ये बंदा कुछ करना चाहता था पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से ये जेल में है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास भुट्टो की बात कर रहा था, भुट्टो को फांसी इसीलिए चढ़ाया गया
भुट्टो को इसीलिए चैलेंज चलाया गया कि भुट्टो भी अगेंस्ट हो चुका था। ठीक हो गया। फिर 1977 से 1988 तक जियाउल हक ने रूल किया, जियाउल हक ने डोमिनेट किया। वो कौन था? एग्जीक्यूटिव का बंदा। 1988 से 99 तक डोल ड्रम रहा। यहाँ पे 2 बार बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराई गई, 2 बार नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई गई। ठीक हो गया। 1999 से 2008 अगेन मिलिट्री डोमिनेंस। मिलिट्री कौन है? आपकी एग्जीक्यूटिव। मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ, ये आपकी एग्जीक्यूटिव, ये आपकी एग्जीक्यूटिव, ये आपकी एग्जीक्यूटिव, ये आपकी एग्जीक्यूटिव। 2008 से 2018 तक इसको कहते हैं हाइब्रिड पॉलिटिकल एरा। क्या एरा? हाइब्रिड डेमोक्रेटिक एरा। हाइब्रिड डेमोक्रेटिक एरा ये होता है कि आपने पपेट तो कोई बिठाया हुआ है, सीट पे है नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, लेकिन पीछे से रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव। आपकी आर्मी रूल कर रही है। और इसी वजह से इमरान खान का जब तख्ता पलटा तो उसने वापस आने से इनकार किया। अगर इमरान खान, जो मैंने आपको बात की है फॉर्म 49 और फॉर्म 47 और 49 की, अगर आपको याद हो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, आप में से इंशाल्लाह किसी न किसी को तो याद होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ था जिसका 2 दिनों में रिजल्ट नहीं आया था। क्या किसी को याद है ये बात? और जिसके बेसिक पीछे रीज़न यही थी कि यहाँ पे इमरान खान के साथ डील हो रही थी और वो मान नहीं रहा था। अगर इमरान खान मान जाता तो यहाँ पे आज इमरान खान लीडर होता, आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होता। वहाँ पे उसने माना नहीं, 2 दिन रिजल्ट कंफर्म ही नहीं था। दूसरे और तीसरे दिन सुबह से रिजल्ट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गए। 47 फॉर्म को इग्नोर कर दिया गया, या 49 फॉर्म को इग्नोर कर दिया गया, वो 49 के ऊपर रिजल्ट बनाए गए, जिसकी वजह से नून लीग आपकी और पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अलायंस बनाकर गवर्नमेंट बना रही है। ये बेसिक फैक्चुअल रियलिटी है, आप माने ना माने। ठीक हो गया। तो ये फिर आपका हाइब्रिड सिस्टम आज तक शुरू है। शहबाज शरीफ पपेट बैठा हुआ है, पीछे से कौन चला रहा है? एग्जीक्यूटिव। तो जो बात मैंने आपको की थी कि पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं, जो बेसिक पिलर्स हैं, वही ख़राब हैं, तो वो क्या है? ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर है। हमजा अल्वी ने जो बात डोमिनेट की, वो उसने अपनी पूरी हिस्ट्री से ये बात प्रूव कराई कि पाकिस्तान में एग्जेक्टिव हमारे पास जो है वो रूल कर रहा है, और जब एग्जेक्टिव रूल करता है तो आपकी पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल नहीं होती, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ फिर? ये ओवर डेवलप स्ट्रक्चर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी वीक हो चुकी है कि आप किसी पे बिलीव ही नहीं करते। पीएमएलएन वाला मुस्लिम लीग को चोर कह रहा है, मुस्लिम लीग वाला पीटीआई को चोर कह रहा है, पीटीआई सबको चोर कह रही है। तो ये आपका हाल हो गया। आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, आपकी आर्मी के आप अगेंस्ट हैं। तो ये वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप अपनी जुडिशरी पे बिलीव नहीं करते, आप अपने लेजिस्लेटर, मतलब जो आपके एमपी और एमएनए हैं, आप उनको चोर कहते हैं। तो ये आपके इंस्टीट्यूशन वीक हैं। अच्छा, और एग्जेक्टिव की डोमिनेशन है। अब मैंने आपको कहा कि हाइब्रिड रिजीम है। हाइब्रिड रिजीम में क्या है? आगे बैठा हो तो एक कल्प्रिट पपेट है, लेकिन पीछे कौन है? पीछे बूट साहब हैं, पीछे आर्मी है, एग्जेक्टिव चला रहा है पूरे मुल्क को। तो ये क्या है? इसे कहते हैं वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मैंने आपकी बात की। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? 5 साल पे किसी ने भी अभी तक, अच्छा हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2 फॉर्म। जब भी आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आपका मुल्क टूटता है। आज देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज पाकिस्तान का मुल्क बना हुआ तो है, लेकिन ये कलमे पर बना हुआ। बाकी देखिए एनडब्ल्यूएफपी में क्या है, पाकिस्तान में केपी में क्या हो रहा है? पीटीआई रूल कर रही है। पंजाब में कौन रूल कर रहा है? नून लीग। और यहाँ पे सिंध में, बलूचिस्तान में, सॉरी कराची में कौन रूल कर रहा है? आपकी पीपल्स पार्टी। तो ये क्या है? ये डिवीजन है आपकी। पंजाबी इनको पसंद नहीं करते, ये पंजाबी को पसंद नहीं करते, मतलब केपी वाले को, ये केपी वालों को पंजाब वाले जाहिल समझते हैं, ये इनको पंजाबी को उल्टी सीधी बातें करते हैं। सेक्टेरियनिज्म में हम डिवाइड है, डिवीजन हमारी हो चुकी है, लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक हमारी डिवीजन है। ऊपर आके सेंट्रल प्रोविंस के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से और इश्यूज हो चुके हैं। सिंध में भी डेवलपमेंट नहीं है, वो कहते हैं कि सब कुछ पंजाब खा गया है, पंजाब खा गया सब कुछ, हमारा पानी पंजाब चोरी कर गया है। तो ये इश्यूज आपके चल रहे हैं। तो क्या है? आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये हमने कैसे देखा? इन द फॉर्म ऑफ 1971, जब पाकिस्तान का
जो हिस्सा था बांग्लादेश, वो क्या हुआ, आपसे जुदा हो गया, आपका मुल्क टूट गया। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थी, आपका पॉलिटिकल डिवाइड। और पॉलिटिकल डिवाइड क्यों होता है, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में जो हमजा अल्वी देख गए। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ आपने देखा कि अभी तक हमारी, मैंने आपको कहा कि कभी भी पूरी गवर्नमेंट किसी ने नहीं की, किसी ने 3 साल, किसी ने 3.5 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने भी कंप्लीट नहीं की। जैसे कि यूएस में होता है 4 साल हर प्राइम मिनिस्टर गुजार के जाता है, ट्रम्प, बाइडन, इससे पहले हमने ओबामा को देखा था, उससे पहले हमने बुश को देखा था, उससे पहले हमने बुश जूनियर को देखा था, सब पूरी करके गई अपनी गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कम नहीं है, 1970s से नहीं है, क्योंकि एग्जेक्टिव रूल कर रहे हैं। और राइज ऑफ अथॉरिटेनिज्म, आपका अथॉरिटी है, आपका एग्जेक्टिव, आपका डंडा, आपका बूट सबके ऊपर भारी है, स्टेट की कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं है, आपकी ब्यूरोक्रेसी सब कुछ खा गई है करप्शन की तरफ, और इनको कुछ कहने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि इनका लिंक्ड है एग्जेक्टिव के आर्मी के साथ। तो ये दोनों मिलकर खूब मजे कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पॉलिटिकली डिवाइड है। तो ये था आपका पहला ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर। अब दूसरा हमारे पास जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड है। ठीक हो गया। अब हाइपर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर और ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर में ये था वो हमजा अल्वी ने दिया था। हाइपर एक्सटेंड का जो स्ट्रक्चर है वो फरीद जकरिया, एक और स्कॉलर हैं, उन्होंने दिया, पाकिस्तानी है ये भी। ठीक हो गया, फरीद जकरिया ने दिया। अब ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि 2007 के बाद क्या हुआ, आपके जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इसमें जो जुडिशरी है वो पावरफुल बन गई है, या वो डोमिनेट कर चुकी है इन दोनों पर, इसके साथ अलायंस बना चुकी है और इसके ऊपर डोमिनेट कर चुकी है, या जो इसके बनाए हुए रूल्स हैं उनको नहीं मानती, जिसकी वजह से आपका मुल्क इकोनॉमिकली तबाह है। फरीद जकरिया कहते हैं कि जब स्टेट में हाइपर एक्सटेंड मॉडल होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जुडिशरी जो है वो इन दोनों पिलर्स के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करती है, और जब ये काम होता है तो एक स्टेट की इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय होती है। और ये काम फरीद जकरिया कहते हैं पाकिस्तान में पोस्ट 2007 हुआ। और जब ये मिक्स होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी एग्जेक्टिव का भी रोल है, वहाँ पे हमजा अल्वी की बात भी ठीक जा रही है, अभी तक ठीक जा रही है कि आपका आर्मी का जोर है, अभी भी एग्जेक्टिव का रूल है। तो फरीद जकरिया कहता है कि आपका हाइपर एक्सटेंडेड मॉडल और ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर अभी करंट सिनारियो में एक साथ चल रहा है, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही डिस्ट्रॉयफुल है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। और ये 2007 से हम देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बहुत सी चीजें हमने देखा। देखें, हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का रोल बढ़ता ही जा रहा है। रिकॉर्डिक केस देख लें, रिकॉर्डिक केस बलूचिस्तान की माइंस के बारे में, गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस के बारे में। वहाँ पे पाकिस्तान 2011 में पाकिस्तान ने क्या किया था, फॉरेन कंट्रीज के साथ, कनाडा और चिली की स्टेट के साथ आपने प्रॉमिस किया था कि आप बलूचिस्तान आए, ये रिकोडेक की जो जो वो है, क्या कहते हैं उसे, कान है, सोने की और कॉपर की कान है, वो बलूचिस्तान में है। ठीक हो गया। आपने चिली और चाइना के साथ डील कर ली थी कि जो इसमें से निकला हम 50-50 करेंगे, या फॉर एग्जांपल 40-60 करेंगे। ठीक है, आप निकालेंगे, आप 40% ले लें, हमें, हमारा स्टेट है, हमारा रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो आप मशीनरी का 40% ले लेंगे, हमें 60% दे देंगे। बात डन हो गई। 2011 में बलूचिस्तान के पीपल्स जो थे वो इससे डिसएग्री कर जाते हैं, और क्या होता है कि आपकी जो जुडिशरी है वो आगे बढ़ के क्या करती है, इस चीज़ को जो आपने डील की होती है चाइना और चिली के साथ, उसको कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ चली जाती है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ICJ, वो आपको 6 बिलियन रुपीस फाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जब आपका हाइपर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर होता है, फरीद जकरिया जो बात करते हैं, जब आपका वो वाला स्ट्रक्चर होता है तो आपको इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं।
और ये इकोनॉमिकल लॉसेस जुडिशरी की डोमिनेंसी की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने एक इंटरनेशनल डील के अगेंस्ट चली गई और उसके खिलाफ फैसला दे दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 6 बिलियन रुपीस की पेनल्टी भरनी पड़ी और पाकिस्तान किस चीज का शिकार हो गया, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का शिकार हो गया। इसके अलावा भी आप अगर देखें, सुओ मोटो केस आपने सुना होगा। सुओ मोटो केस किसे कहते हैं, सुओ मोटो कहते किसे हैं, सुओ मोटो कहते हैं कि एक चीज को एक अगर आपका जुडिशरी क्या कहते हैं, जुडिशरी जब अपनी हद से बढ़ जाए। जुडिशरी का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कानून साजी बताना, आपको ये बताना कि फलाने काम में आपकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, बस जुडिशरी का ये काम है। लेकिन अगर जुडिशरी अपनी हद से बढ़ जाए तो आपको लॉसेस होते हैं। अब जुडिशरी अपने आज पाकिस्तान में 2007 में जुडिशरी कैसे हद से बढ़ी, शुगर की प्राइसेस जो हैं 2007 में माफिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई, ठीक हो गया जुडिशरी, और शुगर की प्राइसेस ये तय करने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकल लॉस हुए। नवाज शरीफ को 2018 में नवाज शरीफ को डिसइंटीग्रेट किया जुडिशरी में, जो कि जुडिशरी का काम ही नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। नवाज शरीफ को डिसइंटीग्रेट किया, जितना भी पैसा था चाइनीज की, जितनी भी आप देखते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट में सीपैक पे हमारे पास लॉसेस पाकिस्तान को देखते हैं पड़ते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों हुई, जुडिशरी की वजह से हुई। नुकसान क्या हुआ, इकोनॉमिकल लॉसेस हुए इन द फॉर्म ऑफ सीपैक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब जुडिशरी हमारे पास हद से बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन या कानून बताने के बजाय वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाती है, आगे अपने काम करना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे लॉस हमारे पास ये होता है कि आपको इकोनॉमिकल लॉस होते हैं, जो कि रिकोडेक केस में, शुगर के केस में, नवाज शरीफ के डिसइंटीग्रेट होने के केस में हमने देखा, ठीक हो गया। तो अब बात ये है, कहने का जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 2007 एंड 2008 में दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी और हाइपर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर भी इकट्ठा चल रहा है। एग्जीक्यूटिव भी रूल में है, पावर में है, अपनी हद से बढ़ चुकी है, लेजिस्लेटिव को काम नहीं करने दे रही, एमपी एमएनएस को काम नहीं, उनको कुत्ता और उनको पपेट बना के रखा हुआ है, जिसको चाह बना दिया, जिसको बच्चा हटा दिया। और हाइपर एक्सटेंड मॉडल में जुडिशरी वाले भी अपनी हद से बढ़ रहे हैं, कभी सुओ मोटो केस कर देते हैं, अपनी अपनी जो रडार है, अपना जो डायरेक्शन है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। इनका काम है बॉर्डर संभालना, ये भी अपनी हद से निकले हुए हैं। इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या रूल मतलब हमें कानून साजी बताना, ये भी अपनी हद से बच चुके हैं। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्टेट को बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मसले आ चुके हैं। रिजल्टेंटली पाकिस्तान सफरिंग फ्रॉम बोथ पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आपका वे फॉरवर्ड यह है कि जुडिशरी को आपने रिस्ट्रेन करना है, आपने जुडिशरी को कंट्रोल करना है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट बतानी है कि आपकी जो लिमिट है आपने अपने दायरे में काम करना है। एग्जीक्यूटिव को आपने बताना है कि आप भी अपनी अप्रोच को कंट्रोल करें, आप भी अपने औकात में रहें, अपने दायरे में रहें, जो कि आप फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप मेरिट पे काम करेंगे, अब आप मेरिट पे बंदे को लेकर आएंगे, जब मेरिट पे एमपीए और एमएनए आएगा तो वो क्या करेगा, वो मेरिट पे बंदे को इलेक्ट करेगा। जब वो मेरिट पे बैरोक्रेट को इलेक्ट करेगा और बैरोक्रेट की जो पॉलिसी होगी वो मेरिट पे बनेगी, तो आपका पाकिस्तान का जो सर्कल है वो सीधा चलेगा, बिल्कुल सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जरूरत किस चीज़ की है, मेरिट की। जरूरत किस चीज़ की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आएगा आपका सच्चा एमपीए एमएनए। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जब आपका पक्का और सच्चा एमपीए, जो झूठा नहीं होगा, जो चोर नहीं होगा, जो पैसों के बलबूते पे नहीं आया होगा, तो वो आके अपनी जो पॉलिसी बनाएगा वो आपके लिए भी अच्छी होगी, आपके स्टेट के लिए भी अच्छी होगी। और आपने इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, मैं भूल गया, अच्छा जी, तो मैं कह रहा था क्या, अपने आप से ही कह रहा था, सॉरी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, आपने इंस्टीट्यूशनल बैलेंस जो है आपने क्रिएट कराना है। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस क्या है कि आपने
एग्जेक्टिव के दरमियान, आपने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान आपने इनको कहना है कि आप अपनी हदूद क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, जो बेसिक 3 पिलर्स हैं, आपने उनको कहना है कि आपने अपने अपने पर्पसेस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। कानून साज को, लेजिस्लेचर को आपने कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन करें। आपका काम नहीं है कि आप अपनी हद से बढ़ें। आपने एग्जेक्टिव को कहना है कि आपका काम है बॉर्डर संभालना, पॉलिसीज बनाना और अपनी पब्लिक के लिए काम आसान करना। ब्यूरोक्रेट का काम है अपनी पब्लिक के लिए काम आसान करना, तो आपने वो करना है। जुडिशरी को कहना है आपने आपने सॉरी मैं यहाँ पे गलत हो गया। जुडिशरी को आपने कहना है कि आपने लॉ मेकिंग करनी है, और जो लॉ मेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है आपने वो इम्प्लीमेंट करवानी है, ना कि आपने अपनी हदूद क्रॉस करके आप बिजनेसेस में आए, आप गवर्नमेंट के रास्ते में आप हर्डल्स बनाएं और गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं आप उनको काउंटर करें। उससे ज़्यादा आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि फलानी चीज़ के बारे में कानून क्या कहता है और फलानी चीज़ के बारे में कानून। बस आपका काम है सिर्फ और सिर्फ कानून साजी। लेजिस्लेचर का काम है आपने कानून बनाना है। एमपीए और एमएनए आपका काम है, आपने कानून बनाना है और आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक हो गया। तो ये अगर हर बंदा अपनी इंस्टीट्यूशनली हार्मनी में आ जाए और हर बंदा अपना इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कर रहे, अगर पाकिस्तान में ये सारे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस हो जाए, जिसका जो काम है वो कर ले, तो आपका जो पॉलिटिकल इश्यूज है, आपके जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं और जो डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं सब हल हो जाएंगे। तो ये आपका जो था आज का एक टॉपिक था, और ये आपका जो था वो क्या था, जो आपके जो वे फॉरवर्ड थे वो थे कि जुडिशरी को भी अपनी कंस्ट्रेंट से बाहर नहीं निकलना और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहना है। जो एग्जीक्यूटिव है, जो वो नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच करा रहा है, जो वो वही बात जो वो आपको क्या कर रहा है, जो वो अथॉरिटेरियनिज्म बता रहा है, जो सब कुछ कंट्रोल करके जो सारे डिपार्टमेंट्स उसने कंट्रोल किए हैं, तो वो आपने कैंसिल करनी है एग्जीक्यूटिव ने। ठीक हो गया। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए ज़बरदस्त एमएनएज, नॉन करप्ट, लिटरेट आपने लिटरेट बंदों को इलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस करना है। तो आपके ये जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर है या वो हाइपर एक्सटेंडेड का वो मॉडल है, वो आपका हल हो जाएगा। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हुई होंगी। अगर कोई इशू है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो ये जो छोटी छोटी आपकी जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि उनके क्या मीनिंग्स हैं। आपको समझ आ गया ना ये ओवर डेवलप स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर और हाइपर एक्सटेंडेड मॉडल? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ख्वारी की है जी। और अभी भी कोई इश्यूज है, कोई इशू है तो आप मुझे बता दें। चलें जी, क्लियर है, अच्छी बात है जी। अच्छा, तो अब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट। अच्छा, स्टेट कैपेसिटी थ्योरी क्या होती है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, आपके एग्जीक्यूटिव वाले जो मैंने आपको पोर्शंस बताए, उनमें इतनी पावर हो, जुडिशरी में इतनी पावर हो, लेजिस्लेटिव में इतनी पावर हो, एग्जीक्यूटिव में नहीं। एग्जीक्यूटिव नौकर हैं, इतना याद रखें, एग्जीक्यूटिव नौकरी वाले लोग हैं, इनका काम नहीं है। इन दोनों में पावर हो, एमपी एमएनएज में और कानून साज में। आपका वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये बंदा जुडिशरी वाला जस्टिस डिलेड को नहीं करेगा, तो अगर उसी टाइम उस हक फैसला करेगा तो कोई इशू आपको नहीं होगा। लेजिस्लेटिव वाला अपना कानून साजी सही तरीके से करेगा। यहाँ पे सही बंदा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे खुलफाए राशिदीन जैसे बंदों में से तकड़ा बंदा, फेयर बंदा, कुरान, अल्लाह और उसके सुन्नत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा अगर यहाँ पे है, तो वो फेयर एंड फेयर जो होगा वो कानून साजी करेगा। जैसे कि उमर रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी मर गया, इंसान तो छोड़े, अगर कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मुझसे पूछा जाएगा। तो ये यहाँ वैसे लीडर्स चाहिए हमें लेजिस्लेटिव में। तो जो स्टेट कैपेसिटी थ्योरी होती है उसका मतलब ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन में इतनी एबिलिटी हो कि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने डिसीजंस। तो उसके लिए क्या होता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए और रिसोर्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मैंने आपको कहा कि आपका ये भी वीक है पोर्शन, आपका ये
पोर्शन भी वीक है और आपका ये पोर्शन डोमिनेंट है, तो ये स्टेट कैपेसिटी थ्योरी पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। पाकिस्तान जो है वो वीक इदारा है। आप अपनी एग्जांपल में एफबीआर को दे सकते हैं कि अपनी एफबीआर में आपकी टैक्स कलेक्शन हर साल 18% से 30% तक शॉर्टेज होती है। आपकी टैक्स कलेक्शन एफबीआर कर ही नहीं सकता, तो आपके इदारे इतने कमजोर हैं। आपके इदारे इतने कमजोर हैं कि आपका मिनिस्टर अपनी इम्प्लीमेंटेशन फौजी के बगैर कुछ कर नहीं सकता। अगर उसकी अलायंस है आर्मी के साथ तो वो कामयाब है, नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो स्टेट कैपेसिटी थ्योरी उसे कहते हैं जबकि आपके इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग हो कि वो आपकी डिसीजंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक हो गया। तो इसे स्टेट कैपेसिटी थ्योरी। अच्छा, फिर रेंटियर स्टेट थ्योरी। ठीक हो गया। रेंटियर स्टेट एक्चुअली ये हमारे पास बेस्ड है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज पे, कि वो स्टेट जहाँ पे हमारे पास जिसका सब कुछ हमारे पास जो है, जिसकी सारी जितनी भी इकोनॉमिक्स हमारे पास जो है वो नेचुरल रिसोर्स पे चल रही है। एक्सटर्नल जितनी भी रेंटियर हमारे पास जितना भी हमारे पास काम चल रहा है उनका नेचुरल रिसोर्स पे चल रहा हो, उसको रेंटियर स्टेट, इस थ्योरी को हमारे पास जो है वो रेंटियर स्टेट थ्योरी कहते हैं। अफ्रीका में हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेड है क्योंकि अफ्रीका में हमारे पास माइंस हैं, गोल्ड के माइंस हैं, कॉपर के माइंस हैं, और उनकी जितनी भी हमारे पास जो छोटे मिनरल्स हैं वो सारे हमारे पास अफ्रीका में है। तो यहाँ पे अफ्रीका जो है हमारे पास वो रेंटियर स्टेट थ्योरी में आती है। और पाकिस्तान हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के ये जो रेंटियर थ्योरी है या लैंड लाइक इनकम है वो आपकी रेमिटेंसेस है जो हमने डिस्कस किए थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक में कि पाकिस्तान का जो मेजर चंक है टैक्सेस के बाद जमा होता है रेमिटेंसेस से, जो बाहर से हमारे जो बच्चे बाहर गए हुए हैं, हमारे भाई बाहर गए हुए हैं, वहाँ से भिजवाते हैं, तो वो रेमिटेंसेस पे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पैट्रिमोनियलिज्म एंड नॉन न्यू पोर्ट। पेट्रोमोनियलिज्म इसे कहते हैं कि आपका जो लीडर है, आपका स्टेट का जो बड़ा है, वो आपके पूरे रिसोर्सेज को यूज करे एज अपने बाप का माल समझे, कि लीडर ट्रीट करें हमारे पास जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं उसको पर्सनल प्रॉपर्टी। इसलिए जैसे कि हमारे पास अब मशहूर हुआ है, बाकी अल्लाह को पता है, कि जो मरियम नवाज शरीफ का जो बेटे हैं उनका हनीमून जो है वो स्टेट की जो क्राफ्ट है उस पर हुआ। मतलब वो जिधर भी गए वो स्टेट के क्राफ्ट पे गए। या फॉर एग्जांपल जाती उम्रा, जो भी उम्र जाती उम्रा कहते हैं नवाज शरीफ वगैरह को, जब भी ये यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जहाँ भी पूरा फैमिली ट्रिप करते हैं, अगर सरकारी ट्रिप भी हो वहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली को लेके जाते हैं। कई बार देखा गया। तो वो क्या हुआ, स्टेट का रिसोर्स यूज करना। और ये सिर्फ पाकिस्तान में पीएमएलएन तक लिमिटेड नहीं है। आपकी ब्यूरोक्रेसी आप देख सकते हैं, आपका अपने जुडिशरी में आप अपने जजेस देख सकते हैं, 10-10 और 12-12 गाड़ियाँ इनको अलाउड होती हैं, और इनके बच्चे अगर शॉपिंग्स के लिए निकलते हैं तो पूरी पूरी प्रोटोकॉल में निकलते हैं। आप देखते हैं क्या, फौजी का बच्चा बाहर फ्रांस में, ये 2 साल पहले फ्रांस में एक जर्नेल का बच्चा आई थिंक सो लेम्बोर्गिनी में था, उसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान की 3 बिलियन रुपीस है, कितने रुपीस की वो गाड़ी है, वो उसने क्रैश की थी। तो ये कहाँ से आए? तो ये सब कुछ हमारे पास, जब आप स्टेट के माल को, पब्लिक के माल को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझें, उस टर्म को हमारे पास कहते हैं पेट्रीमोनियलिज्म। और नियो पेट्रोमोनियलिज्म, कि आपकी लॉयल्टी हो, लॉयल्टी ब्यूरोक्रेसी के साथ जब आपकी अलायंस होती है, तो उसको हमारे पास। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान पेट्रोनेज स्टेट है। पाकिस्तान जो है वो दोनों पेट्रोनेज और नॉन पेट्रोनेज या न्यू पेट्रोनिज्म दोनों स्टेट है, कि यहाँ पे हमारे पास पब्लिक के माल को क्या समझा जाता है, सब कुछ समझा जाता है, अपने बाप का माल समझा जाता है। फिर हमारे पास डिपेंडेंसी एंड एलीट थ्योरी है। डिपेंडेंसी थ्योरी से कहते हैं कि एक स्टेट हमारे पास इकोनॉमिक डिपेंडेंस पे हो। पाकिस्तान जो है एक डिपेंडेंट थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर आता है। पाकिस्तान जो वो इकोनॉमिक डिपेंडेंट है, पहले वेस्ट का था, अब चाइना का है। सी पैक के थ्रू हमारे पास जितने भी लोन्स थे या IMF के जो लोन्स हैं हमें दिए जाते हैं, ये मिलते हैं तो हम उनके ज़रिए चल सकते हैं, हमारी इकोनॉमी चल सकती है। ये ना मिले तो पाकिस्तान की जो है वो फिर डोल ड्रम्स होते हैं, ख़राब होते हैं। और एलीट थ्योरी है कि हमारे पास पाकिस्तान के जो 4-5 मेजर ग्रुप्स हैं वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है, और वो भी हमारे पास पाकिस्तान पे चलती है, कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेस ग्रुप हैं जैसे मंशा ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब
ने हमारे पास पाकिस्तान एक सर्वे के मुताबिक 7% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो इलीट क्लास है वो कंट्रोल करती है 80% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। मतलब 100 में से 7 लोग पाकिस्तान का 80% का रिसोर्स है या 70 से 80% का रिसोर्स है वो कंट्रोल करते हैं। तो पाकिस्तान परफेक्ट एग्जांपल है लीड कैप्चर की, यहाँ पे थोड़े लोगों के पास पाकिस्तान का सब कुछ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये फ्रेजाइल एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन ये होती है कि आपकी जो इकोनॉमिक है और आपकी जो आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो और आपकी पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल हो, तो आपका कंट्री जो होगा वो मॉडर्नाइज होगा। आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड हो, आप डेवलप्ड स्टेट हो इकोनॉमिकली, और आपका हमारे पास जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल हो, तो आप क्या आएंगे, आप मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आएंगे। तो ये छोटी छोटी स्मॉल जो बातें थी वो इन चीज़ों के साथ रिलेटेड थी। बाकी हमारा जो बेसिक पर्पस था वो हमारा पास ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर और हाइपर एक्सटेंडेड का मॉडल था, जो कि आप मल्टीपल चीज़ों में मल्टीपल डायमेंशंस में जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो था हमारी तरफ से इतना ही था। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत समझ आई होंगी और जो इश्यूज़ हैं आपके टैकल हुए होंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप मुझसे बेशक पूछ सकती हैं। कोई मसला हो आप क्वेश्चंस कर भी सकती हैं, यहाँ कोई इशू है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और टेक्निक में कोई मसला आया हो, कोई बातें समझ ना आई हों, तो आई रिपीट अगेन एंड अगेन, मैंने आप सबको एक साथ लेके चलना है। आप लोगों को जो मैटर है मेरा इन चीज़ों को इजी करके पोर्ट्रे करना, चीज़ मैंने आपको करवाई है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ठीक ठाक आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, ठीक ठाक आर्टिकल्स वहाँ से भी आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। खतीजा खतीजा ने अटेम्प्ट की थी या गुलरानी आपने अटेम्प्ट की हुई है? आई होप सो कि ये जो अटेम्प्ट कर चुके हैं उनकी भी फर्स्ट टाइम होगी ये चीज़ें लर्न करना। खतीजा ने अटेम्प्ट की है। खतीजा आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी? अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए देखें, खतीजा अटेम्प्ट करके भी नहीं पढ़, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इंशाल्लाह जो मैंने पढ़ी हुई है ये मेरे 5, 7, 8 सालों का निचोड़ है। आई होप सो आप किसी के नसीब में हो तो आप इतने अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ जो मैं नहीं पोर्ट्रे कर सका आप पोर्ट्रे करके निकल जाएं। मेरी कामयाबी यही होगी अब कि आप में से कोई निकल जाए। तो थैंक यू सो मच। कोई इशू कोई मसला हो इंशाल्लाह मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और जो केपी वाले हैं वो गम मत करें। अच्छा, इंशाल्लाह मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा, लेकिन बात यह है कि आपने पढ़ना होगा। 22 मई को इंशाल्लाह आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं होंगे अगर आपने पढ़ा हुआ हो। मैं आपको साथ साथ जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है जहाँ से मैंने तैयारियाँ की हुई थी उन दोनों टाइम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया था एमपीटी। और जहाँ पे भी इशू होगा, जो चीज़ें मेरे सामने आएंगी मैं आपको भिजवा दूंगा, फिर मैं आपके एग्ज़ाम्स लूँगा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। फिर मैं चीज़ें भिजवा देता हूँ, वो पता नहीं वो नबी करीम रिसेप्शन में आप लोगों ने किसने क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे बार बार मैसेज करके आप पूछ रहे थे कि आपने भिजवाया नहीं है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ना होगा, ख्वारी करनी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिसोर्सेज भेजता रहूँगा, और जब टाइम क्लोज आ जाएगा ना 1 मंथ, मेरा टारगेट 1 मंथ का होता है, क्योंकि स्टूडेंट को मैं यहाँ पे आपको कुछ भिजवा दूँ, बुकें भिजवा दूँ, आर्टिकल्स भिजवा, मैं अभी आपको 15 मिनट में इतने इतने रिसोर्सेज भिजवा सकता हूँ ना कि आपने कभी ज़िंदगी में रिसीव नहीं किए होंगे, और वो सारे फॉरेन आर्टिकल्स होंगे। लेकिन बात ये है कि अभी आप सीरियस नहीं होंगे, आप बस देखेंगे अच्छा ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, कल पढ़ लूँगी। जब वो 1 महीना आएगा ना, जब आपको पता होगा कि अब मैंने डू एंड डाई सिचुएशन है, तो तब मैं आपके साथ फिर कप लगाऊंगा इंशाल्लाह। चलें मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।